ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच शुरू हो रही 3 T20 मैच की सीरीज जो कि न्यूजीलैंड के बे ओवल माउंट मुंगनी के उसी मैदान पर खेली जाएगी जहां पर अभी कुछ समय पहले श्रीलंका की टीम T20 मुकाबले खेल करके गई न्यूजीलैंड के खिलाफ, जबकि उसके पहले पाकिस्तान की टीम भी खेल करके गई थी। तो पिच रिपोर्ट हमको उन मुकाबलों को देख करके क्या समझ में आया था, वेदर आज कैसा होने वाला है, और उसको ध्यान में रखते हुए दोनों टीमों के हर एक प्लेयर के बारे में डिटेल एनालिसिस स्टैट्स की बेसिस पर तो हम करेंगे ही, साथ ही साथ उनकी वीकनेसेस को भी समझेंगे और उन सभी चीज़ों को कंपाइल करके वो 6 टीमें बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें दोनों टीमों की तरफ से जो सारे प्लेयर्स हैं वो कितनी कितनी टीमों में आपके आने चाहिए। क्लियर कट आंसर इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जिसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे पिच रिपोर्ट से। जैसा मैंने आपको बताया कि बे ओवल के मैदान पर यह मुकाबला 1 अक्टूबर को भारत के समय के हिसाब से तो सुबह 11:45 पर स्टार्ट होगा, लेकिन इसी में 8.5 घंटे और ऐड कर दें तो समय हो जाएगा शाम के 7:15 पर न्यूजीलैंड के अंदर जब यह मैच स्टार्ट होगा, यानी कि एक नाइट वाला T20 मैच। और जैसे ही बात आती है न्यूजीलैंड के अंदर, और वो भी इस बे ओवल के मैदान पर रात वाले T20 मैच की, तो यहां पर हमेशा से पहले बैटिंग करना किसी भी टीम के लिए फेवरेबल होता है, क्योंकि पूरे दिन के दौरान जो धूप पड़ी होती है पिच के ऊपर, उसकी वजह से पिच जो है काफी फर्म हो जाती है। और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, फ्लड लाइट्स का जो उजाला होगा वो जितनी तेजी से बढ़ेगा, टेम्परेचर थोड़ा सा और ड्रॉप करेगा, तो उसकी वजह से सीम मूवमेंट खास करके सेकंड इनिंग की बॉलिंग में वो काफी बढ़ जाती है थ्रू आउट द इनिंग। इवन 20 के 20 ओवर तक वो स्विंग मिलती रहती है। उसका एग्जांपल देखने के लिए अगर आप समझे, पिछले जो 4 मुकाबले यहाँ पर खेले गए हैं T20 फॉर्मेट में, उसमें से अगर आप देखें तो केवल एक मैच यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाफ न्यूजीलैंड ने स्कोर को चेज करते हुए डकवर्थ लुईस के हिसाब से जीत लिया था, वो तो दिन का मैच था। लेकिन जैसा कि आज का रात वाला मैच है, उसी तरीके से 3 और जो रात के मैचेस पिछले यहाँ पर खेले गए हैं, 3 के तीनों मैचेस न्यूजीलैंड ने यहाँ पर पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं, जिसमें श्रीलंका को 2 बार, एक बार पाकिस्तान की टीम को हराया है। जिसमें सबसे बड़ा रोल अगर आप यहाँ पर देखें, सबसे पहले पावर प्ले के 6 ओवर में, तो पहली इनिंग के पावर प्ले में 79 पर 1 विकेट, यहाँ पर 42 पर 5 विकेट। हालांकि पाकिस्तान की टीम ने यहाँ पर बहुत खराब बैटिंग करी थी, उसमें किसी भी तरीके से बॉल का कोई बहुत बड़ा रोल था नहीं कि पाकिस्तान की टीम 5 विकेट यहाँ पर गवा देती, वो भी पावर प्ले के अंदर। जबकि इस मैच में देखेंगे तो दोनों इनिंग का पावर प्ले काफी डिसेंट रहा बैटिंग टीम के लिए, और यहाँ पर तो सेकंड इनिंग का पावर प्ले और भी बेहतर गया। और अगर आप यहाँ पर देखें, सेकंड इनिंग के पावर प्ले में पहले 6 ओवर में 56 रन बने, विकेट गिरा नहीं। स्टिल श्रीलंका की टीम केवल 164 रन बना पाई और 8 विकेटें गंवा गई, और उसमें से भी 7 विकेटें तेज गेंदबाज लेकर के गए। ना सिर्फ इस वाले मैच के अंदर सेकंड इनिंग में, बल्कि इस वाले मैच के अंदर भी देखें तो 10 में से 7 विकेटें पेसर्स लेकर के गए, और यहाँ पर भी 10 में से 9 विकेटें तेज गेंदबाज लेकर के गए। जबकि वहीं पर पहली इनिंग की बॉलिंग में देखेंगे ना, तो पेसर्स और स्पिनर्स को बराबर मात्रा में विकेटें मिली हैं, और वो भी सिर्फ इस वजह से चूंकि पहली इनिंग में एक्सीलरेशन जो होता है रनों का, जो डेथ ओवर में करना होता है बल्लेबाजों को, उसकी वजह से स्पिनर्स और पेसर्स दोनों को विकेटें मिलती हैं। लेकिन सेकंड इनिंग में इस मैदान पर खास करके अच्छी खासी मूवमेंट, वो भी सीम मूवमेंट पिच पर से यहां पर मिलती है तेज गेंदबाजों को। जैसे मैंने आपको बताया था, टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से, तो निश्चित तौर पर उसका एक बहुत बड़ा रोल होगा आज के इस मैच में। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी, मेरे हिसाब से उसको पहले बैटिंग करना चाहिए। और ये तो आपने केवल 4 मैचों का स्कोर कार्ड देखा, लेकिन पिछले 10 T20 मैचेस अगर आप उठा लें तो उसमें भी रिजल्ट आएगा पहले बैटिंग करने वाली टीम के ही पक्ष में। 9 मुकाबले पहले बैटिंग करने वाली टीम यहां पर जीती है। केवल यही एक बारिश से प्रभावित मुकाबला था दिन का, जिसको सेकंड बैटिंग करने वाली टीम न्यूजीलैंड की जीत गई। इन पिछले 4 मैच में अगर आप देखें तो स्पिन को यहां पर 40 विकेटें, उल्टा हो गया एक्चुअली, पेस को 40 विकेटें मिली हैं, 15 पहली इनिंग में, 25 सेकंड इनिंग में, और वहीं पर स्पिन को केवल 17 विकेटें मिली हैं, 11 पहली इनिंग में और 6 विकेटें सेकंड इनिंग में। तो जो पेसर्स को यहां पर सेकंड इनिंग में विकेटों की बड़ी संख्या दिखाई पड़ रही है, 15 से 25 हो जाती है पहले से सेकंड इनिंग के दौरान, वो बात मेरी क्लियर कर देती है जो आपको मैंने अभी कुछ देर पहले समझाया। बस एक बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर स्पिन और पेस के डेटा जो थोड़ा सा उल्टा हो गया है, तो ये ऊपर वाला डेटा पेस का है, नीचे का डेटा स्पिन का है। तो इसकी बेसिस पर पिच को पूरी तरह से जो हमने समझा पिछले कुछ हुए मैचेस की बेसिस पर, उसके बाद हमको एक और चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब पिच आज का मैच होगा तो उसमें जो पिच प्रोवाइड करवाई जाएगी, एक्चुअली क्या उसका भी नेचर ऐसा होने वाला है, वो आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा, जिसका लिंक आपको मैंने अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है। तो जल्दी से जाकर के टेलीग्राम के चैनल को और व्हाट्सएप चैनल के लिंक को क्लिक करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो दे रखा है मैंने ना, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। वहां पर आपको ना सिर्फ पिच रिपोर्ट बल्कि फाइनल टीम भी आज के इस मैच की जो होगी वो आपको मैं वहां पर दूंगा। फिलहाल ये तो स्क्वाड अनाउंस किया गया है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, कुल मिलाकर के टोटल 14 मेंबर का, जिसमें मिचेल मार्श ट्रेविस हेड के साथ ओपन करते दिखाई पड़ सकते हैं। इसके अलावा मैथ्यू साठ है, मिच ओवेन है, टिम डेविड है, एलेक्स कैरी है, मार्कस स्टोइनिस है, बेन डॉर्सुइस है, जेवियर बाटलर, जोश हेजलवुड और एडम जंपा। तो काफी अच्छी खासी फुल फ्लेजेड टीम है। हालांकि जोश इंग्लिश नहीं दिखाई पड़ रहे, मैक्सवेल आपको दिखाई नहीं पड़ रहे, इंग्लिश तो पहले से ही बाहर थे, मैक्सवेल अभी 1 दिन पहले ही चोटिल होकर के बाहर हो चुके हैं, और उन्हीं की जहां पर जोश फिलिप का यहां पर एक लेकर के आया गया है रिप्लेसमेंट। बाकी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो पावर प्ले और डेथ ओवर के बॉलर्स होंगे उनके भी नाम यहां पर आप देख सकते हैं। और इसको देखने के बाद अगर आप इन प्लेयर का फॉर्म देखने आए जो ऑस्ट्रेलिया के लिए T20 मुकाबले खेलने के लिए तैयार हैं, तो इसके पहले अगर आप देखेंगे तो मिचेल मार्श रिसेंट टाइम में काफी शानदार फॉर्म में रहे हैं। अगर आप इनके रनिंग्स अगर आप देखें तो लगातार, हालांकि बीच भी यहां पर एक बार देखें ना
तो थोड़ी सी फेलियर आई थी, लेकिन वहां पर भी लगातार ये अच्छा स्टार्ट कर रहे थे, केवल बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ओवरऑल देखें तो फॉर्म के बेसिस पर काफी अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं। ना सिर्फ वो, बल्कि ट्रेविस हेड के बारे में तो निश्चित तौर पर किसी के दिमाग में कोई डाउट है नहीं। साथ ही साथ इनका एक बड़ा रोल होगा आज के इस मैच में एज ए बॉलर भी, इसके चांसेस काफी अच्छे होते हैं। हालांकि अगर मैथ्यू शॉट नहीं खेलते हैं तभी इनका वो रोल आपको दिखाई पड़ेगा, वरना मैथ्यू शॉट मुझे जहां तक लगता है कि ट्रेविस हेड से ज्यादा बॉल करते दिखाई पड़ेंगे। मैथ्यू शॉट की अगर आप रीसेंट फॉर्म को देखें तो बल्ले से बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है। हालांकि जब भी बॉलिंग मिलती है तो परफॉर्मेंस कुछ ना कुछ देकर के जरूर जाते हैं, वो इनकी एक यूटिलिटी बनती है। सेम उसी तरीके से मिच ओवेन जो कि रिसेंट टाइम में एज ए बैटर भी एज ए बॉलर भी काफी ठीक ठाक परफॉर्म करते रहे हैं। हालांकि इनको कितनी बॉलिंग आज के इस मैच में मिलेगी वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इस टीम के अंदर अगर आप देखें तो ऑलरेडी मार्कस स्टोनिस है, बेन डॉर्सुइस है, यहाँ पर जेवियर बार्टलेट हैं और हेजलवुड हैं। तो मुझे लगता तो नहीं कि यहाँ पर मिच ओवेन को शायद बॉलिंग मिल पाए। इसमें से अगर 2-3 बॉलर बुरी तरह से पिट गए तो ही शायद इनको बॉलिंग मिलेगी, वरना शॉर्ट अगर प्लेइंग इलेवन के अंदर खेल रहे हैं तो उनके बॉलिंग के अच्छे चांसेस बने रहेंगे। और अगर शॉर्ट भी प्लेइंग इलेवन में नहीं खेल रहे हैं तब तो ट्रेविस हेड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन बन जाएंगे, चूंकि तब वो बॉलिंग भी करके देंगे। और बाकी जंपा तो लेग स्पिनर हैं ही, रिसेंटली काफी अच्छे फॉर्म में भी हैं। और इवन अगर आप बाकी प्लेयरों को भी देखेंगे ना तो इसमें एलेक्स कैरी हो गए, टीम डेविड हो गए, मिच ओवेन हो गए, इन लोगों का भी फॉर्म, हालांकि बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से देखेंगे तो रन थोड़े से कम ज्यादा दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उसी में जब मार्कस स्टोनिस आते हैं तो अपनी ऑलराउंड क्षमता की वजह से, और अभी रिसेंटली तो उन्होंने काफी बॉलिंग भी करी है, लगातार विकेटें भी चटकाई अपनी टीमों के लिए। और बेन डॉर्सुइस तो एक T20 के परफेक्ट ऑप्शन होते ही हैं, बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी से स्लोअर वंस करते हैं, स्विंग कराते हैं गेंद को तो विकेटें इनको मिलती है, बल्ले से रन भी बना करके दे देते हैं बारी आती है तो। जेवियर बार्टलेट के भी नंबर्स अगर आप रिसेंट टाइम में देखेंगे तो काफी अच्छा रहा है, और हेजलवुड को लेकर के तो कोई डाउट आपको दिमाग में होनी नहीं चाहिए। तो मेरे हिसाब से आज के इस मैच में मार्कस स्टोनिस, बेन डॉर्सुइस, जेवियर बार्टलेट, जोश हेजलवुड के साथ ये दोनों जो ओपनर है ना, ये 6 ऐसे बेस्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया की टीम में। जो आपकी जो 6 टीम बनेगी उसमें से कम 4 से 5 टीमों में तो रहेंगे। बाकी टीमों में आपको रोटेट करके कुछ टीमों में मैथ्यू शॉट को, मिच ओवेन को लेकर के जाना है, और अगर आप इन दोनों को नहीं लेकर के जा रहे हैं तो टीम डेविड एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। और उसी में निश्चित तौर पर अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग हुई या इवन पहली इनिंग की भी बॉलिंग हुई तो जंपा को भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन 2 या 3 टीमों में, इससे ज्यादा नहीं। बाकी बेंच के भी जो नाम है उनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो कैसे फॉर्म में है। लेकिन इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए अगर हेड टू हेड के नंबर्स देखें तो जब न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हैं या ऑस्ट्रेलियन प्लेयर T20 फॉर्मेट में, तो मिचेल मार्श का हालांकि बैटिंग एवरेज जो कि 49 का दिखाई पड़ रहा है, 10 मैच 282 रन ही है। उसका रीजन है कि कई बार नॉट आउट लौटे हैं, और वो भी खास करके सेकंड इनिंग में जहां पर टोटल 49 का बैटिंग एवरेज है। बाकी ट्रेविस हेड की भी नंबर्स 3 मैच 102 रन है, दोनों काफी बेहतर खेले। मैथ्यू शॉट के एक मैच में 27 रन है, 1 विकेट है। और शॉट जैसा मैंने आपको बताया था ना कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे अगर प्लेइंग इलेवन में खेलते हैं, चूंकि इनकी ऑफ स्पिन बॉलिंग सामने की टीम में कई सारे लेफ्ट हैंडर्स होने की वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी मिच ओवेन तो खेले नहीं, टीम डेविड का भी बैटिंग एवरेज 4 मैच में 2 ही बार आउट हुए हैं तो 34 का है। एलेक्स कैरी की एक मैच में केवल 1 रन है। स्टोनिस के कुछ खास अच्छे आंकड़े हैं नहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ। हेजलवुड के 4 मैच में 6 विकेट है। इवन जंपा के भी देखेंगे ना तो काफी एवरेज से आंकड़े हैं, 12 मैच 12 विकेटों के साथ। लेकिन वहीं पर अगर आप इनिंग की बेसिस पर देखेंगे तो सेकंड इनिंग में इन्होंने काफी अच्छा काम किया है, जबकि पहली इनिंग की बॉलिंग में काफी खराब परफॉर्मेंस रही है। और उसी में जोश फिलिप के भी 5 में 105 रन है। तो चाहे आपने रीसेंट फॉर्म पीछे देख लिया, चाहे यहाँ पर आपने हेड टू हेड देख लिया, तो टॉप ऑर्डर के ये तीनों खिलाड़ी अगर मैथ्यू शॉट खेलते हैं तो प्लस जोश हेजलवुड, ये निश्चित तौर पर कॉमन ऑप्शन मिल जाते हैं, जो हमने आपको पीछे कुछ प्लेयर के बारे में बताया था उसमें से, जिसमें से मैथ्यू शॉट एक डिफरेंशियल निकल करके आते हैं। और बाकी प्लेयर जैसे बेन डॉर्सुइस हो गए, जेवियर बार्टलेट हो गए, ये तो खेले ही नहीं है। हाँ, यहाँ पर मार्कस स्टोनिस एक ऐसा ऑप्शन निकल करके आए हैं जो दिखाई पड़ता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ। और उसके बाद वेन्यू की बात करें तो इस मैदान पर मार्श एक मैच खेल करके 10 रन बना चुके हैं, मार्कस स्टोनिस एक मैच खेल करके 26 रन बना चुके हैं। जंपा की एक मैच में कोई विकेट नहीं है और एक मैच में 2 रन है जोश फिलिप के। तो यहाँ पर खेलने का एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा है नहीं किसी प्लेयर के पास। लेकिन जब इनकी वीकनेसेस देखने जाते हैं बैटर्स की जो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलेंगे ना, तो मिचेल मार्श एक ऐसे प्लेयर रहे हैं जो कि लेग स्पिन पर काफी फंसते हैं। 153 गेंद पर 182 रन बना करके 12 आउट हुए, जिसमें से इस सोडी ने भी एक बार आउट किया है। हालांकि बहुत ज्यादा अगर आप देखें खराब आंकड़ा नहीं है मिचेल मार्श के इस सोडी पर, लेकिन स्ट्राइक रेट देख करके भी आप काफी हद तक समझ सकते हैं। 37 गेंद पर T20 फॉर्मेट में अगर कोई 43 रन ही बना रहा है, वो भी नाम है मिचेल मार्श का, तो समझ करके चलिए उसको लेग स्पिन पर दिक्कत होती ही है। काइल जेमिसन ने भी इनको एक बार आउट किया हुआ है। बाकी ट्रेविस हेड ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर फंसते हैं, 68 गेंद पर 103 रन बना करके 6 बार। बेन सीयर्स ने इनको एक बार सस्ते में आउट कर रखा है। ओवेन का तो कोई रिकॉर्ड मिलेगा नहीं। बाकी मैथ्यू शॉट लेग स्पिन और बेन सीयर्स पर फंसे हैं, और स्पेसिफिकली लेग स्पिन पर 18 गेंद पर 8 रन बना करके 4 बार। तो सामने की टीम से जो लेग स्पिनर होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उसके बाद टीम डेविड का कोई डेटा नहीं है। एलेक्स कैरी जो कि एक लेफ्ट हैंडर है तो ऑफ स्पिन पर तो फंसते ही, इवन लेग स्पिन पर भी काफी विकेटें देते हैं। और ईस्ट सोडी के खिलाफ स्टोनिस भी अगर आप देखें तो 27 गेंद पर 43 रन बना करके 3 बार आउट हो चुके हैं। तो जो भी अभी आपने वीकनेसेस देखे ऑस्ट्रेलियन बैटर्स की, पीछे तो आपने ये समझ लिया कि कौन
से खिलाड़ी कितने इंपॉर्टेंट हैं, कौन कितनी टीमों में होना चाहिए, लेकिन जो उनकी वीकनेसेस आपने देखी उसकी बेसिस पर ये तो कम से कम समझ में आता है कि ना सिर्फ ईस्ट सोड ही बल्कि माइकल ब्रेसवेल भी आज के इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि माइकल ब्रेसवेल भी अपनी ऑफ स्पिन बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर आपके सामने है, बेंच पर भी जो 3 प्लेयर्स हो सकते हैं उनके नाम भी देख सकते हैं, पावर प्ले डेथ ओवर के जो बॉलर होंगे उनके भी नाम आपके सामने है, जो कि मेजोरिटी यानी कि 4 ओवर के आसपास की पूरी बॉलिंग करके देंगे। लेकिन उसी को आगे बढ़ाते हुए अगर आप रिसेंट फॉर्म को देखने आए तो फॉर्म के बेसिस पर देखें तो टीम साइफर्ट तो वैसे बहुत अच्छे फॉर्म में है, बीच में थोड़ी सी फेलियर्स जरूर हैं, और इवन डेवॉन कॉनवे का भी फॉर्म वापस आ चुका है। उसे में रचिन रविंद्र को भी देखेंगे तो काफी बढ़िया परफॉर्म करते रहे हैं, बीच बीच में कुछ फेलियर्स जरूर हैं, लेकिन चूंकि ये बॉलिंग भी करके दे देते हैं तो वहां से इनके नंबर्स निकल जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इंटरनेशनल टी20 में बहुत कम बॉलिंग करते हैं, स्पेसिफिकली न्यूजीलैंड के अंदर। बाकी डैरेल मिचेल और मार्क चैपमैन की बात करें तो इन दोनों का वो उतना बड़ा स्कोरिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा, चूंकि ज्यादा नंबर्स इनके आए नहीं है बैटिंग में, और आते हैं तो कई बार नॉट आउट भी लौट के जाते हैं। सिमिलर चीज माइकल ब्रेसवेल के साथ भी होती है, ताबड़तोड़ खेलना पड़ता है, कुछ ही गेंदें मिलती हैं, लेकिन बॉलिंग लगातार हर मैच में करते हैं। और जो अभी आपने वीकनेसेस देखी हैं ऑस्ट्रेलियन बैटर्स की, जिसमें ऑफ स्पिनर का एक बड़ा नाम है, उसकी बेसिस पर ये ना सिर्फ, और बाकी रचिन रविंद्र अपनी अलग तरीके की ऑलराउंड यूटिलिटी की वजह से बेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं। काइल जेमिसन का भी फॉर्म देखेंगे तो ठीक ठाक है, और इवन जैकरी फोक्स तो बल्ले से रिसेंटली काफी अच्छा करते दिखाई पड़े हैं। हालांकि वनडे फॉर्मेट में ये बॉलिंग के भी एक बड़े अच्छे ऑप्शन होते हैं टी20 फॉर्मेट में। और बाकी जेकब डफी और मिचेल मैट हेनरी तो 2 ऐसे बॉलर होंगे ना जिनके लिए पूरी तरह से आइडियल पिच है। लेकिन जेकब डफी को भी मैं तभी प्रेफर करूंगा अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग होती है तो, और मैट हेनरी तो किसी भी इनिंग की बॉलिंग हो बेस्ट ऑप्शन हो जाते हैं। तो जैसे आपने 6 प्लेयर निकाले थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ना, जो बनने वाली 6 में से कम 4 से 5 टीमों में होंगे, उसी तरह से न्यूजीलैंड की तरफ से तो 3 ही प्लेयर हमको मिलते हैं, जिसमें चौथा प्लेयर हो जाएगा जेकब डफी भी, अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग न्यूजीलैंड की होती है तो। और सेकंड इनिंग की बॉलिंग होगी तो पहली इनिंग की बैटिंग होगी, तो उस कंडीशन में निश्चित तौर पर डेवॉन कॉनवे भी एक बहुत अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं, और इवन टीम साइफर्ट भी। लेकिन कुछ ऐसी टीम अगर आपकी बनेगी जिसमें साइफर्ट और डेवॉन कॉनवे दोनों हैं, तब आपको यहाँ पर मार्क चैपमैन की जरूरत पड़ेगी नहीं, इवन डैरेल मिचेल को भी उतनी आपको ज़्यादा वरीयता नहीं देनी होगी। लेकिन अगर आप साइफर्ट और डेवॉन कॉनवे में से किसी को ड्रॉप कर रहे हैं तो जिसको भी ड्रॉप करेंगे ना, जैसे नंबर 1 का खिलाड़ी ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर डैरेल मिचेल आ जाएंगे, डेवॉन कॉनवे को ड्रॉप करते हैं तो खास करके पहली इनिंग की बैटिंग में मार्क चैपमैन को किसी एक आध टीम में ही ट्राई करिएगा, वरना ज़्यादा बेहतर तो डैरेल मिचेल ही ऑप्शन होंगे। और बॉलिंग में काइल जेमिसन और जैकरी फोक्स निश्चित तौर पर किसी भी इनिंग की बॉलिंग हो 3-3 टीमों में रोटेट होकर के आपके आ सकते हैं। और ईस्ट सोड ही इनको तो कौन ही बोल सकता है, स्पेसिफिकली जब सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम हो। रिसेंटली बहुत अच्छे फॉर्म में तो नहीं है, लास्ट के 2 मैच में कोई विकेट नहीं ली, उसके पहले अगर आप देखें तो काफी बड़ी संख्या में विकेटें निकाली है। लेकिन ओवरऑल जैसी कि वीकनेस आपने पीछे देखी थी ना, उसके बेसिस पर माइकल ब्रेसवेल, ईस्ट सोड, मैट हेनरी और यहाँ पर रचिन रविंद्र, ये 4 बेस्ट ऑप्शन निकल करके आते हैं न्यूजीलैंड की तरफ से, जो कि मेजोरिटी टीमों में आपके होने चाहिए। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के आंकड़े अगर आप देखें तो टीम साइफर्ट तो 8 मैच केवल 52 रन है, लेकिन वहीं पर डेवॉन कॉनवे के आंकड़े देखेंगे तो 7 मैच जबरदस्त 69 का एवरेज है। इनमें रचिन रविंद्र के भी एक मैच में शानदार 68 रन है। और उसके बाद के नंबर्स देखेंगे तो डैरेल मिचेल हो गए, मार्क चैपमैन के आंकड़े तो बहुत ही ज्यादा पुअर है, माइकल ब्रेसवेल खेले नहीं है, लेकिन इनकी यूटिलिटी आज के इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। काइल जेमिसन के 4 मैच में केवल 1 विकेट है, ईस्ट सोडी के 13 मैच में 17 विकेटें हैं, और इवन बेन सीयर्स के भी आंकड़े आप देख सकते हैं, 2 मैच में 3 विकेट है। तो जो चीजें हमने पीछे समझी थी ना, उसी तरीके के ऑप्शंस यहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं, जिसमें अगर आप मैट हेनरी को भी ऐड कर दें जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले नहीं है, सेकंड इनिंग की बॉलिंग में जेकब डफी को भी ऐड कर दें, तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कुल मिलाकर के 5 से 6 ऑप्शन अब यहाँ तक आते आते निकल करके आ रहे हैं, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, टीमों में आपके रोटेट होकर के आएंगे। और इसके बाद वेन्यू का भी डेटा उसी में अगर आप जोड़ दें तो इस मैदान पर हालांकि टीम साइफर्ट के आंकड़े ओवरऑल बहुत अच्छे हैं, इवन यहाँ पर डेवॉन कॉनवे के भी आंकड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन रचिन रविंद्र यहाँ पर चले नहीं हैं, तो इनके आंकड़े इस मैदान पर काफी पुअर रहे हैं। बाकी डैरेल मिचेल के भी आंकड़े थोड़े से एवरेज हैं, इवन चैपमैन के भी। माइकल ब्रेसवेल बैटिंग से यहाँ पर ठीक ठाक करते दिखाई पड़े हैं, बॉलिंग से कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं। और उसी में काइल जेमिसन के 2 मैच में 3 विकेटें हैं, जैकरी फोक्स के 3 मैच में 6 विकेटें हैं, जेकब डफी और साथ ही साथ मैट हेनरी भी काफी कमाल करते दिखाई पड़े। इवन ईस्ट सोडी भी इस तरीके की पिचेस पर काफी बढ़िया बॉल करते रहे हैं, तो ईस्ट सोडी तो काफी इंपॉर्टेंट वैसे भी हैं। ये चीज आपको मैं पीछे समझा चुका हूं और ये बता भी चुका हूं हर एक प्लेयर में से ये कौन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के इस मैच में होने वाला है। कॉनवे चाहे रचिन रविंद्र हो गए, माइकल ब्रेसवेल हो गए, मैट हेनरी हो गए, और इवन जेकब डफी सेकंड इनिंग की बॉलिंग में हो गए, और ईस्ट सोडी किसी भी इनिंग की बॉलिंग हो, ये कुछ सबसे बेहतरीन ऑप्शन होंगे। बाकी प्लेयर बैटल में वीकनेसेस देखने आए तो जब ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग को फेस करेगी न्यूजीलैंड की बैटिंग, तो टीम साइफर्ट की जो वीकनेस दिखाई पड़ती है, मार्कस स्टोइनिस के दूसरी ही गेंद पर एक बार आउट हो चुके हैं, ऑफ स्पिन पर 96 गेंद पर 127 रन बना करके 8 बार आउट
आउट हो चुके हैं, तो ऑफ स्पिनिंग की कमजोरी है। और डेवॉन कॉनवे कोई स्पेसिफिक वीकनेस लेकर के नहीं आते, हर तरीके की बॉलिंग अच्छी खेलते हैं। बाकी वहीं पर डेरिल मिचेल हेजलवुड की तीसरी ही गेंद पर एक बार आउट हो चुके हैं और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर 9 बार केवल 126 गेंद पर 138 रन बना करके। और रचिन रविंद्र को भी देखें तो बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी तो उसके खिलाफ बनी बनते हैं बेसिकली, तो बेन डॉर्सविस बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर्स आप इनके देखिए, 191 गेंद पर 255 रन और 16 बार आउट हुए हैं, यानी कि 15 के आसपास का एवरेज है। और ऑफ स्पिन पर भी काफ़ी ज़्यादा विकेटें ये देते हैं। तो इस तरीके के बॉलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले आज के इस मैच में। बाकी चैपमैन की बात करें तो ये भी ऑफ स्पिन पर फंसते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर भी फंसते हैं, जो कि खुद एक लेफ्ट हैंडर हैं। बाकी टिम रॉबिन्सन भी बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी पर काफ़ी खराब खेलते रहे हैं, 11 बार आउट हुए 95 गेंदों पर। और उसके बाद लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर तो इनकी दिक्कतें रही ही हैं। और बाकी माइकल ब्रेसवेल भी लेग स्पिन और ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ, यानी कि कहने का यह मतलब है ना कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर मैट कोनेमान प्लेइंग इलेवन में खेल गए बाई चांस, तो आज बहुत बड़े डिफरेंशियल बन सकते हैं। बाकी जंपा तो हैं ही ऑलरेडी, जो कि लेग स्पिन की इनकी जो पुअरनेस है खेलने को लेकर के वो दिखाई पड़ती है। बाकी जो बेन डॉर्सविस है ना बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट आज के इस मैच में होने वाले। इवन आप उनको कप्तान है, बस कप्तान भी कई सारी टीमों में रोटेट करके बना सकते हैं। बाकी सबसे सेफेस्ट कप्तान है, उस कप्तान के जो 2 ऑप्शन है वो आपके सामने है। हालांकि मैं रचिन रविंद्र की जगह पर प्रेफर करूंगा कि बेन डॉर्सविस को आप कप्तान है, बस कप्तान बनाइए ट्रेविस हेड के साथ। बाकी हेनरी हैं, जोश हेजलवुड है और मिचेल मार्श हैं, ये तो बेस्ट होंगे ही जिनको आप रोटेट कर सकते हैं। बाकी जो भी आज के इस मैच की फाइनल टीम रहेगी, 2 से लेकर के 6 टीमें मैं देता हूं टेलीग्राम पर, वो तो आपको मैं टेलीग्राम पर दे ही दूंगा। बाकी पिच रिपोर्ट भी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करूंगा टॉस के बाद, तो जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। बाकी इससे भी इंपॉर्टेंट है कि पूरा वीडियो देखिए, खुद की टीम बनाइए, तब चांसेस आपके ज़्यादा बेहतर होंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।